तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक्सप्लेनेशन करना मुझे लगता है मेरी कई सारी स्किल्स में से एक अच्छी स्किल है। मुझे लगता है मैं आसान शब्दों में लोगों को, इंग्लिश में भी मैं ट्राई करता हूँ और हिंदी में भी मैं समझा सकता हूँ। आज ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैंने अभी ओपनहाइमर देखी थी और हर 5 मिनट में हम कह सकते हैं मैंने उसे पॉज़ किया था, ChatGPT पे सर्च किया कि अब क्या हो रहा है इसमें, अब क्या हो रहा है। मैंने उसको डिटेल्ड वे में समझा। वो जो मूवी है ना, उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, ऑस्कर आई थिंक, हाँ। तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट मूवी है और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटेड मूवी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है उस मूवी में, चल क्या रहा है। तो ओपनहाइमर क्या है ना, बेसिकली ओपनहाइमर एक साइंटिस्ट हैं। 1940 के अराउंड की ये बात है। देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, देयर वॉज 2 अलाइज, वन वॉज एक्सिस अलाइज एंड सेकेंड वॉज अलाइड अलाइज। तो जो एक्सिस अलाइज था, ओके, सो वो ये 2 अलाई थे। एक अलाइज में कौन था? अलाइज बेसिकली 3 से 4 कंट्रियाँ मिलकर एक अपना 3 से 4 कंट्रियाँ जब मिलती है किसी और कंट्री पे अटैक करने के लिए, हम इसको अलाई कहते हैं ना। तो एक्सेस अलाई और अलाइड अलाइज थे। एक्सेस अलाई में हमारा कौन कौन था? अच्छा, कौन सी अलाई में कौन था ये नहीं पता, अलग अलग अलाई थे। तो एक अलाई में कौन था? यूएसए, रशिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड इटली एंड वन मोर कंट्री, एक और कंट्री थी, है ना। तो ये दोनों, अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हो रहा था ना, ओपनहाइमर ये साइंटिस्ट है बहुत बड़े, इनको एटॉमिक बॉम्ब के जनक के नाम से ये जाने जाते हैं। अब जो ओपनहाइमर है, वो ओपनहाइमर बेसिकली उनका नाम है, रॉबर्ट ओपनहाइमर। तो इन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक बम बनाया था। यूएसए एक ऐसा कंट्री था जिसने पहला एटॉमिक बम बनाया था और वो ओपनहाइमर ने ही बनाया था। तो इसमें पूरी उनकी स्टोरी है कि कैसे वो, पता है, वो है ना यूएसए के लिए बम बनाते हैं, एटॉमिक बम बनाते हैं। उन्होंने बहुत पहले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ते हैं और फिर वो बाद में कैसे कहाँ जाते हैं, यूके चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो जर्मनी चले जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो उनकी पढ़ाई की जर्नी वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो मेनली है ना, वो प्रैक्टिकल में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितने वो थ्योरेटिकल में इंटेलिजेंट होते हैं। वो थ्योरिस्ट होते हैं, बहुत बड़े थ्योरिस्ट होते हैं। अब वो धीरे धीरे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं ना, तो जब वो लगभग अपनी पूरी पढ़ाई कर चुके होते हैं और वापस यूएसए आ जाते हैं, और 2 कॉलेज होते हैं उन कॉलेज, अब यार वो बहुत बड़ी हस्ती, अच्छा, वो अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बंदे हो चुके होते हैं और पढ़ाई पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर भी बन जाते हैं। लास्ट में पीएचडी करते हैं वो जर्मनी से, पता नहीं कोई टॉर करके ऐसे कोई टीचर रहते हैं, उनके अंडर में करते हैं पीएचडी। अब जब वो पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद वो वहाँ वापस यूएसए आते हैं और वहाँ के 2 कॉलेजों में क्वांटम फिज़िक्स या फिर क्वांटम फिज़िक्स या फिर क्वांटम एनर्जी, ये कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मतलब यूएसए में ये क्वांटम वाला ये सब्जेक्ट लाने वाले वो ही पहले बंदे होते हैं।
अब वो ये सब कुछ पढ़ाते हैं, तो उनकी नज़र क्या होती है ना, उनकी कामों पर जो यूएसए के, मैं प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, मैं इजीली समझाता हूँ, उनके कामों पर जो यूएसए मेनली जो यूएसए की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो डिफेंस अलाई होती है, वहाँ की जो डिफेंस यूएस गवर्नमेंट की नज़र उनके काम पर पड़ती है, और वो सोचते हैं कि यार ये बंदा अच्छा। अब वो ये 1940s के अराउंड की बात है, 1940s 41। यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि युद्ध तो थम सा गया था, जर्मनी में हिटलर ने खुद को सुसाइड कर लिया था, जो भी हो गया था, पर पता नहीं क्या हो रहा था। जापान अभी भी उनकी फोर्सेस को बैक नहीं ले रहा था, फोर्सेस उनकी अभी भी जापान की अटैक कर रही थी, और यूएसए के सोल्जर्स अभी भी लड़ रहे थे, है ना। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड वैसे हिटलर मर गया था तो भी चल रहा था उसके बाद भी। अब यूएसए क्योंकि इस जंग को ख़त्म करना चाहता था, अपने सोल्जर्स को वापस घर बुलाना चाहता था, तो यूएसए ने डिसाइड किया कि हम एटॉमिक बम बनाएंगे। अच्छा, पहले तो रशिया उनके साथ था, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था तो रशिया उनके साथ था, बट लेटर क्या हुआ, जैसे ही शायद ये हिटलर मरे उसके बाद सबको थोड़ा शांत होने लगा। रशिया का क्या हुआ, रशिया को भी एटॉमिक बम बनाना था, तो अभी वो क्या करते थे उन्होंने, अच्छा रशिया जब यूएसए, हाँ तो यूएसए को भी एटॉमिक बम बनाना था। फिर क्या किया, जो यूएसए गवर्नमेंट की डिफेंस के जो जनरल थे, उनका नाम नहीं कुछ तो है, तो उनको भेजा गया ओपनहाइमर से बात करने के लिए। तो वो ओपनहाइमर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको बोलते हैं कि यार हमको एटॉमिक बॉम्ब बनाना है। तो फिर उनकी बातचीत होती है, और लेटर एटॉमिक बॉम्ब का जो उनका जो हेड होता है साइंटिस्ट में, वो ओपनहाइमर को चुना जाता है, और वो लॉस एलॉस करके करके एक जगह होती है, वो ओपनहाइमर बनाते हैं। वहाँ पर वो सारे उनके जो भी यूएस के जितने महान सारे साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर उनको इकट्ठा करते हैं, उनके जो दोस्त लोग हैं, उनके पीयर जो लोग थे, उन सबको वहाँ इकट्ठा करते हैं, और वहाँ पर ही उनकी फैमिली को भी सब बुलाते हैं, पूरा शेयर बनाते हैं वहाँ, और फिर वो कंपार्टमेंटलाइजेशन में काम करते हैं। यूएस की पॉलिसी रहती है ताकि, अच्छा कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है ना, वो सबको अलग अलग यूनिट्स में बांट देते हैं, अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग काम है कि ये वाली यूनिट रिसर्च कर रही है, ये वाली यूनिट ये कर रही है। पर क्या होता है कि ये वाली जो यूनिट, मान लो लेट्स से 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में से एक यूनिट काम कर रही है यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने में, तो वो जो बाकी की 9 यूनिट्स क्या काम कर रही है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, उसको अपना काम बस जो मेन एक हेड है उसके पास पहुंचाना है, जो कि ओपनहाइमर थे, है ना। तो ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन में काम हो रहा होता है। अच्छा, यहीं सेम टाइम में क्या होता है रशिया को भी एटॉमिक बम बनाना होता है, तो रशिया भी लगातार एक तो जासूसी से और खुद के साइंटिस्ट की मदद से साथ ही बॉम्ब बनाता रहता है जब यूएसए बना रहा है। और उनके जो बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट होता है उसको लीड कर रहे होते हैं हाइसेनहार ऐसे कुछ होते हैं, हाइसेनबर्ग। और यहाँ पर हमारे ओपनहाइमर यूएस में लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। बट क्या होता है एट दी एंड सबसे पहले यूएस बना पाता है एटॉमिक बॉम्ब, है ना। अब जैसे एटॉमिक बॉम्ब बनता है, अच्छा यहाँ तक की स्टोरी को सुनने के बाद मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो ओपनहाइमर होते हैं ना वो अच्छा यूएस में क्या है, एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी क्या मानती है ना, यूएस की कम्युनिस्ट पार्टी क्या मानती है,
वो बेसिकली ये मानते हैं कि यार सब लोगों को ना इक्वल लेवल पे होना चाहिए, मतलब सब लोग सेम लाइन पे होने चाहिए, है ना, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, एकदम सब लोग इक्वल होने चाहिए, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना होता है। अच्छा, अब इक्वल होने चाहिए, वो पूरे दुनिया वाइज ऐसा मानते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो अच्छा, फिर तो इस हिसाब से अगर यूएसए के पास, अच्छा उनके हिसाब से अगर यूएसए के पास एटॉमिक बम है तो फिर हमारे जर्मनी के पास भी होना चाहिए, हमारे रशिया के पास भी होना चाहिए, वो ये मानते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि यूएस को ये पता तो लग जाता है कि हमारा जो रशिया है वो भी एटॉमिक बम बना रहा है और जासूसी भी कर रहा है, यहाँ पर स्पाइंग भी कर रहा है, क्योंकि वो इतने कैपेबल है नहीं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, जब लेटर, अच्छा ये जो ओपनहाइमर होता है ना, पता नहीं कि इसकी किस्मत ख़राब होती है या फिर क्या ये लप्पा कह लो। ओपनहाइमर क्या होता है, इसकी जो क्रश होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर होती है। हालांकि वो बाद में सुसाइड कर लेती है, मर जाती है खुद। और जो उसकी वाइफ होती है किटी ओपनहाइमर, वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी होती है, बट उनकी शादी के कुछ 3-4 साल पहले ही वो उसे छोड़ चुकी होती है। उसका भाई होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर रह चुका होता है। उसकी वाइफ की जो वाइफ रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी होती है। तो इस वजह से क्या होता है ना, अच्छा एक और बंदा होता है ये सारी स्टोरी में, जब ओपनहाइमर स्टोरी चली और रियल में भी, जिनका नाम है लुइस स्ट्रॉस, जिसका रोल ओपनहाइमर के अंदर प्ले किया है हमारे रॉबर्ट जूनियर ने। अच्छा, तो लुइस स्ट्रॉस क्या होता है, लुइस स्ट्रॉस पहले तो क्या होते हैं, AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके मिनिस्टर रहते हैं, चीफ रहते हैं उसके बाद। अच्छा, वो जब चीफ रहते हैं ना, तो उनकी ओपनहाइमर के साथ 2-3 बार मुलाकात होती है, क्योंकि वो AEC के चीफ है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो क्या होता है, पता नहीं, शायद उनको ओपनहाइमर हो गया, उनका किरदार पसंद नहीं आता, उनका कैरेक्टर पसंद नहीं आता। वो बहुत बार ना ओपनहाइमर जो लुइस स्ट्रॉस होते हैं ना, उनकी बेइज्जती 2-3 बार तो उनकी इंसल्ट कर चुके होते हैं लोगों के बारे में। बोलते हैं कि एक बार तो वो, मतलब मूवी में डायलॉग भी है कि ये सैंडविच से तो ज़्यादा काम के हैं और ये कुछ ही नहीं आते, ये फिजिक्स तो पढ़े नहीं, जूते बेचने वाले हैं, ऐसे। तो एक तो ये कारण होता है, ये मैं बता रहा हूँ कि लुइस स्ट्रॉस ना उनसे गुस्से में हो जाता है। और देखो इसका भी रोल है उनकी लाइफ को बर्बाद करने में, ओपनहाइमर की लाइफ को बर्बाद करने में। तो लुइस स्ट्रॉस क्या करते हैं, एक तो ये ओपनहाइमर क्यों, मतलब वो ओपनहाइमर के दुश्मन है, तो ओपनहाइमर एक तो उनको ऐसे इंसल्ट करता है। और जब AEC के वो चीफ रहते हैं, वो बोलते हैं कि जब एटॉमिक बम बन चुका होता है ना, हम एटॉमिक बम बनने के बाद क्या होता है उसके बारे में स्टोरी बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा मैं अभी इधर आ गया हूँ। तो जब एटॉमिक बम बन चुका होता है, तो स्ट्रॉस क्या बोलते हैं कि हमको हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए। बट क्या होता है, जो हमारे ओपनहाइमर होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बम के प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब वो क्यों छोड़ते हैं, देखो मैंने इसके बारे में जब सर्च किया तो मुझे पता लगा, उनका ये मानना था कि जितना एटॉमिक बम से नुकसान होता है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान होगा एक हाइड्रोजन बम से। तो एक तरह की तबाही होगी। तो मैं इस पे काम नहीं करना चाहता, मैं मासूमों की जाने नहीं लेना चाहता। तो वो इसलिए डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा हाइड्रोजन बम। तो ये इसलिए भी उससे खफा होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं, लोगों का स्ट्रॉस की, लुइस स्ट्रॉस की, ओपनहाइमर बेइज्जती करते हैं, उनको ऐसा लगता है, तो इसलिए वो उसके दुश्मन होते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। तो अब क्या होता है ना, अब हम वापस चले, एटॉमिक बम बना दिया ओपनहाइमर ने US में, ठीक है। अब जब वो ओपनहाइमर एटॉमिक बम बना देते हैं तो US डिसाइड करती है, क्योंकि जैपनीज़ के सोल्जर अभी भी लड़ रहे होते हैं हिटलर की डेथ के बाद भी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो अब क्या होता है, हिटलर की डेथ के बाद भी लड़ रहे हैं जैपनीज़। तो फिर जो US गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे सिपाहियों को हमें वापस लाना है, हमको उनको बताना पड़ेगा हमारे पास ऐसी चीज़ है कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम नहीं रुके तो।
तो वो ये दिखाने के लिए उसमें बताते हैं, वो जब यू नो जब वो जो जनरल होते हैं किसके जनरल, यूएस डिफेंस फोर्स के, तो वो बोलते हैं हम पहला बम गिराएंगे नागासाकी पर उनको चेतावनी देने के लिए कि हम बहुत ख़तरनाक हैं, ठीक है, हम तुम्हारा वजूद मिटा देंगे अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो, तुमने ये वॉर नहीं रोकी तो, ये सोल्जर्स को नहीं रोका तो। और वो बोलते हैं कि हम दूसरा बम गिराएंगे इसलिए, ये बताने के लिए कि हम और भी गिरा सकते हैं, जब तक तुम नहीं रोकोगे हम गिराते रहेंगे। तो वो 2 बॉम्ब गिराते हैं, एक गिराते हैं नागासाकी पर, एक गिराते हैं हिरोशिमा पर। अच्छा, इनिशियली जब ये दोनों बॉम्ब्स गिरते हैं ऑन दैट टाइम मौत होती है 1,10,000 लोगों की। और फिर उसके बाद कुछ हफ्तों बाद जो लोग ऐसा सोचते कि हम तो घर पे पीछे छुप के बच गए, वो मर जाते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब से रेज़ होने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है उससे। तो कुल मिला के वो जो उस एक तो जब हैंड टू हैंड एटॉमिक बॉम्ब गिरता है तब मरते हैं 1,10,000 लोग, और उसके बाद मरते हैं लगभग 1,10,000 लोग। तो लगभग 2,20,000 लोग मरते हैं ये जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते हैं 2 यूएस के द्वारा जापान में। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, रशिया भी अपना बॉम्ब बना लेता है ना। अच्छा, अब क्या होता है, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ओपनहाइमर में। तो क्या होता है ना, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, इनको ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, और इतने सारे रिसोर्सेज जो क्रिटिकल रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा यूनिक रिसोर्सेज हैं, उनके एक्सेस के लिए, उनके ऊपर काम वाम करने के लिए, या फिर ये ऑफिशियली भी बड़े बड़े काम करने के लिए उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है। यूएस में तो ऐसा होता है। वो सिक्योरिटी क्लियरेंस क्या होता है, क्योंकि ओपनहाइमर के कारनामे पीछे भी ख़राब रहते हैं तो पहले भी उनको नहीं मिलता है। पर वो जब जब ये एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं ना, इस प्रोजेक्ट का नाम रहता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इसके तहत बनाते हैं, तो इसमें उनको मिल जाता है सिक्योरिटी क्लियरेंस। बट लेटर क्या होता है, लुइस स्ट्रॉस इनका दुश्मन होता है। लुइस स्ट्रॉस क्या करता है, उनको इसे फंसाना होता है, तो वो क्या करता है, एक टेबल बुलाता है, एक बेंच बुलाता है, एक बेंच बैठाता है, जो कि वो बेंच क्या होती है, टोटली पूरे तरीके से बायस्ड होती है। वो बेंच बुलाता है, पूरा लुइस स्ट्रॉस का उसमें हाथ होता है। उस बेंच का एट दी एंड रिज़ल्ट यही निकलना होता है कि हम ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देने वाले, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए वो बेंच बैठती है, ओपनहाइमर से सवाल किए जाते हैं। अच्छा, पूरी मूवी स्टार्टिंग मतलब इससे होती है, ओपनहाइमर उसमें बता रहे हैं अपनी स्टोरी, और वही फिर हमको दिखाते हैं, ओपनहाइमर बता रहे हैं उसमें बेंच पे, ठीक है। तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, तो वो लेटर अपने आगे के प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते हैं। और मैंने फर्दर भी सर्च किया, फिर बाद में क्या होता है ना, वो थ्रॉट कैंसर की वजह से 67 की एज में लगभग मर जाते हैं। अच्छा, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी दिखाया गया। कुछ डायलॉग हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, जैसे कि वो बोलते हैं, शायद ओपनहाइमर बोलते हैं कि एल्बर्ट ने क्वांटम के बारे में बता दिया, एटॉमिक बॉम्ब भी नहीं बनाया। तो वो बोलते हैं लुइस स्ट्रॉस की भगवान ना, जो भगवान होता है वो सिर्फ दिशा देता है, ऐसा कुछ आविष्कार नहीं करता, ऐसे बताते हैं वो। कुछ और बाकी चीज़ रह गई तो अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, एटॉमिक बॉम्ब भी बनाने के बाद भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से आपके इतने लेन देन है, तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है, ये जो रशिया ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया तो आपने जासूसी वासूसी करी है, तो ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। फिर मैं क्या बोला था, क्या चीज़ बोला था मैं, कुछ तो बोला था, हाँ,
अच्छा क्या होता है ना, उनको अभी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता है, उनको 22 भी मान दिया जाता है ना, बट 2022 आती है ना, तब यूएस गवर्नमेंट शायद ये अनाउंस करती है या एडमिट करती है कि उस टाइम पर जो वो बेंच बैठी थी वो 22 थी। ओपनहाइमर गलत नहीं थे, वो जूस थे वैसे ओपनहाइमर, तो वो पर वो गलत नहीं थे, वो देश के प्रति ईमानदार थे, वफ़ादार थे। आज भी उनको फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। उस टाइम भी वो बहुत फेमस हुए थे। तो ओपनहाइमर हम कह सकते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट में से एक थे। आज भी उनका बेटा जीता है, उनका बेटा जिंदा है आज। तो ये स्टोरी होती है ओपनहाइमर की, बहुत ही अच्छी मूवी है मेरे हिसाब से, तो वर्थ इट है। उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। मुझे सीखने को मिली बातें, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। धीरे धीरे पता नहीं क्या हो रहा है यार, अब मेरा इंटरेस्ट जागता है। मैं कोई चीज़, मैं चैट जीपीटी से सवाल पूछता हूँ, मैं हज़ारों सवाल पूछता हूँ। अच्छा, मैं उससे चैट जीपीटी से हज़ारों सवाल पूछता हूँ ना, तो शायद मैं हज़ारों सवालों में से वो जवाब मेरे को मिलते हैं, मेरे को अच्छा ये ऐसे होता है। मैं वो जवाबों को सुनता हूँ तो मेरे को अलग से खुशी नहीं, मतलब अलग से फैसिनेशन होता है जब मैं उस सवालों को जवाब सुनता हूँ। वो सवालों का जब मैं जवाब सुनता हूँ ना उससे, तो मैं फैसिनेट होता हूँ। मैं सोचता हूँ यार ये बोलो भाई ऐसा होता है। तो शायद मेरे कहने का मतलब ये है, मैं शायद उससे 100 सवाल पूछता हूँ, 100 में से 80 का जवाब भूल जाऊँ, पर मैं उस टाइम पर जब उससे सवाल पूछता हूँ और जवाब लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पर्पस फील होता है कुछ मेरी ज़िंदगी। 15 मिनट और है, उसका बर्थडे है, उसको बर्थडे विश करूँगा, फिर सो जाऊँगा। ओपनहाइमर बहुत अच्छी मूवी है। और कुछ चीज़ें ओपनहाइमर में कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। लुइस स्ट्रॉस हो गया, किटी ओपनहाइमर हो गया। ओपनहाइमर खुद उनके भाई होते हैं एक, लगभग हो गया। अच्छा, मैंने और क्या क्या चीज़ें जानी है, मैं रिवाइज़ करता हूँ मेरे दिमाग में, और भी मैंने बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ें। एक ये जो एप्पल पार्क है, मैंने पता है इसके बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो एप्पल पार्क है रिंग शेप में है, ये दुनिया के फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर्स में से एक है और वाकई बहुत ही ख़तरनाक है। उसमें कैसे ऊपर सोलर लगा हुआ है पूरा, कैसे जो विंडोज़ में जो उनकी वो बिल्डिंग है रिंग वाली, उसमें कैसे वेंटिलेशन सिस्टम है, वो कैसे है ना, वो चीज़ें हैं। अच्छा, कैसे वो भूकंप प्रूफ है और वो मूव होती है, वो रिंग शेप बिल्डिंग वो क्या है ना, वो मूव हो सकती है। नीचे वो जो रिंग एप्पल पार्क है उसके नीचे वो है निक जो, अरे नहीं रे, क्या नाम, स्टीव जॉब्स थिएटर है। तो वहाँ पर कुछ जो इवेंट्स होते हैं ना, अपडेट्स होते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पर उसमें उसके बारे में बताते हैं कैसे वो 80% एरिया में पूरा फैला हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को में ही मैंने एक वो हमारे टीचर हैं जो हिस्ट्री के, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो वो केस स्टडी है, केस स्टडी हिस्टोरिक इवेंट है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। कैसे कैटल जो होती थी ना, उनका जो खाल होती थी उनकी कैटल की, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर बताते हैं कि कैसे एक आदमी था, उसने जो बकरी कैटल नहीं यार, कोई जानवर होता है ना, तो उसकी खाल को एक करेंसी की तरह, मतलब उसने इतना पॉपुलर कर दिया उसको, उस खाल को वो करेंसी की तरह वहाँ यूज़ होने लगी। और उसकी वजह से उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है,
मैंने ये पढ़ा, वो सैन फ्रांसिस्को में ही उसने वो किया है ना, क्या नाम है उसका, मतलब उसने इतना पॉपुलर कर दिया, बहुत पॉपुलर कर दिया उसको। ये केस था। मैंने फॉक्स वैगन का भी केस पढ़ा, कैसे फॉक्स वैगन हिटलर के द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी है, वो पढ़ा। और फैसिनेटिंग चीज़ है, अच्छी जगह है, प्रेशर है पर अच्छी जगह है, मज़े आते हैं वहाँ पर। अभी ये पढ़ रहा हूँ।